सबसे पहले सबसे जरूरी बात पे टिप्पणी करनी बनती है। किसी काणे इंसान के कटे दृष्टिकोण से देखने पे भी ये वीडियो इस चैनल को बिलोंग नहीं करती है। तो हमारे सब्सक्राइबर्स का महत्वपूर्ण सवाल मैं खुद करे दे रहा, ये कहाँ आ गए हम भैया? यहाँ मैं अपने जवाब की जगह तुम्हारा दे देता हूँ। लौंडे ने अपनी सोल बेच दी और अपने गीले मोजे को सूंघ के मिर्गी का शिकार हो गया। जब जगा तो दिमाग में इस वीडियो का आइडिया था। ऐसे तो मैं अपनी वीडियोस में भर के जोक्स मारता हूँ, लेकिन K-pop की बात करते समय थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिसेंटली शीशे में देखने पे मुझे ये लड़का दिखा था। पिछले रैपर्स के लिए मैंने स्पेशली तकलीफ न लिया कि तू रखे रख भाई डाउन, तेरे घर पे हिलाऊं आके आज से तू प्रेसिडेंट है छपरी का, ये रहा तेरा व्हाइट हाउस। तो क्यों लोगों को अपने अगेंस्ट हाई क्वालिटी के जोक्स देना? शुरू करते हैं हिस्ट्री से। छोटे में हमारे बीच एक कोरियन म्यूजिक वीडियो काफी पॉपुलर हो गई थी, हारू हारू। ऐसे ऐठनबाज फैशनेबल लड़के, फिर वीडियो में टिपिकल के ड्रामा वाली स्टोरी लाइन चलती है। तुम लोग समझ गए होगे भाई, क्यूट लड़के लड़कियों का खूबसूरती से आंसू गिराना। ये दोनों बंदे रैप करके एक दूसरे को गाली गलौज करते हैं। समझ तो देखो एक अक्षर नहीं आ रहा था, बस दिमाग में एक ही चीज थी कि काश मैं भी मतभेद करते समय इतना कूल लगता। मैं तो कूल चीजें करने में भी कूल नहीं लगता हूँ। इसी के साथ एक और कोरियन सॉन्ग पॉपुलर हो गया था, जिससे मुझे पता चला था कि कोरियन में हेलो को योबोसेओ कहते हैं। ये इस लड़के की टेढ़ी टोपी, इससे इंस्पायर्ड होकर मैं तो अपना मंकी मास्क भी टेढ़ा पहनने लगा था। अब समझ आ रहा कि क्लास की लड़कियां क्यों मुझ पे हंसती थी। पूरे गाने में इसकी जीएफ हर एक अगले सीन में एक नए लड़के के साथ घूम रही होती है और इस भाई को इतना दुख हुआ कि एनपीसीज के साथ नाचने लगा। हम इंडियंस के लिए तो ये डिफॉल्ट सीन है। तो K-pop फैंस इन दोनों गाने में प्रेजेंट ग्रुप को जानते होंगे, बिग बैंग। खासकर इस आंखों में मस्कारा लगाए भाई जी ड्रैगन को। जी ड्रैगन उस समय भी पॉप कल्चर का काफी बड़ा हिस्सा था। दिस लव वाले गाने में इसका फैशन देख के कह दूं मैं काफी इंस्पायर्ड हुआ था। और स्क्रिलेक्स के साथ फीचर डर्टी वाइब्स का वो डिस्टॉर्टेड वोकल वाला सेक्शन, यूनिक आर्टिस्ट था भाई अपना। इसी में 2NE1 की CL को भी ले लो। ये दोनों ग्रुप का फीचर लॉलीपॉप भी उस समय काफी सुनते थे हम लोग। बीच बीच में और भी गाने सरफेस होने लगे थे। ऑब्वियसली लड़कियों वाले याद है मुझे सिर्फ। तुम्हें से कितनों ने गुड नाइट किस सुना है? इन दीदी के नाम को प्रोनाउंस करने की हिम्मत नहीं है मुझ में, लेकिन ये गाना बहुत कैची था। न जाने क्यों याद है मुझे। तब वीडियो भी नहीं देखी थी मैंने, जो कि यहाँ सबसे जरूरी है। और फिर मैं बबल पॉप को भी सुनता तो नहीं था, लेकिन देखा जरूर करता था। आखिर में जाके ऑब्वियसली गनगन स्टाइल, जो एक समय मोस्ट वॉच्ड यूट्यूब वीडियो हुआ करती थी। नूब नॉस्टैल्जिया हो रहा है मुझे, फील हो रहा है कि काफी बड़ा हो गया हूं मैं। तो उस समय भी K-pop ठीक ठीक उठे तो हुए ही थे, लेकिन अब जाके मर मिटने वाली जनता उनके चरणों पे बिखरी है। और अब हम आ चुके हैं सबसे पहले इन हार्डकोर भीड़ के दलदल में अपने पाँव धोने वाले ग्रुप BTS में। BTS के किसी वीडियो का बिहाइंड द सीन दिखाना हो तो टाइटल क्या रखते होंगे? BTS। मैंने ऑब्वियसली तितर बितर इनके गाने काफी सुने हुए थे, डायनामाइट जैसे हो गया। और किसी रिएक्शन चैनल में मैंने वो मनी 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 वाला गाना भी सुना हुआ था। अब तो मैंने सरफेस लेवल पे काफी रिसर्च भी कर ली है, तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई है कि जैपनीज के जैसे कोरियंस के शब्दावली में भी काफी हरामखोर शब्द है। सबसे ज्यादा यूज करने वाले को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता, बस हिंट के तौर पे जांगो अनचेंड बोल के निकले जा रहा हूँ। बाकी गॉन फ्रिक्स को मैं सबसे हरामखोर मानता था, लेकिन गुड नाइट किस गाने में ये ना पुकारने लायक नाम वाली दीदी ऐसे खुलेआम हमारा एक्सेंट यूज कर रही है। गई वीडियो रिस्ट्रिक्ट होने वाली है। BTS के मेंबर के नाम को याद करने में बड़ी परेशानी हो सकती है। फिक्शन राइटिंग का सबसे बड़ा रूल तोड़ा इन्होंने। 7 लोगों के ग्रुप में 4 लोगों का नाम जे से है। फिर मैंने सोचा कि मैंने एक कोरियन एनिमे सोलो लेवलिंग देखा था और अभी तक मुझे उसमें एक भी कैरेक्टर का नाम नहीं याद हुआ है। कोरियन नाम के मामले में मैं सिर्फ गुजुनप्यो, जानदी और जीहू बोल लेता हूँ, और ये वो बंदा कह रहा है जो ब्लीच के कैरेक्टर्स के नाम को अच्छे से प्रोनाउंस कर लेता है। ऑब्वियसली इस आदमी को छोड़ के। तो मैं शुक्रगुजार हूँ कि इन मेंबर्स के नाम इतने ईजी है, किसी में तो मेहनत ही नहीं करनी, एक अल्फाबेट याद कर लो भी। तो इनके सबसे पॉपुलर गाने डायनामाइट की बात कर लेते हैं। K-pop वीडियो में अगर तुम कमरे में और बाहर निकलने का प्लान बना रहे तो दूध पीना जरूरी है। एज अ दूध फैन आई एम हैप्पी। ये सेंटेंस सच में मुझे नहीं पता था कि इतना वियर्ड साउंड करेगा। सबसे बड़ा हाईलाइट तो यही है कि रियल लाइफ में तो ये स्टार्व होता ही है, वीडियो में भी बेचारा सिर्फ डोनट में अपने हल्के से दांत ही गाड़ पाया। कम से कम दूध तो मिला भाई को। सिंगिंग के मामले में पूरे गाने में मुझे सिर्फ जंगकुक का पहला वर्स धाकड़ लगा, क्योंकि तब बाकी हैवी इंस्ट्रूमेंट्स इंट्रोड्यूस नहीं हुए थे, और जब हुए तो बेचारों के वोकल्स को मिक्स में जरा सी जगह मिली, जिसके कारण उतना एंजॉयबल नहीं लगा। फिर भी बीच बीच में जिमिन भाई की सुरीली पतली आवाज कानों को खुश कर रही थी। सबसे बड़ा दुख मुझे ये था कि इसमें रैप नहीं है, और इनका सबसे पॉपुलर गाना है ये। बैठ के पूरे डिस्कोग्राफी पे मैं टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा, तो मैं अपने फेवरेट हाइलाइट्स पे फोकस करूंगा। ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स। सोचो एक बार म्यूजियम घूमने गए और वहां पे भी किताब लेके बैठ जाओ। यही वो बंदे हैं जिनके वजह से दिवाली की रात को पढ़ने वाली प्रथा चालू हुई थी। इस गाने को सुनते समय मुझे चुम्मा शब्द काफी बार सुनाया दिया था। फिर आखिर में मूर्ति को हैरास कर दिया। इतना हैंडसम होने के बाद ही भाई को मूर्ति से काम चलाना पड़ रहा है। लाइफ इज वेरी अनफेयर। भाई कैसा जहरीला चुंबन किया इसने। मूर्ति के कंधे के टांके खुल गए और आंखों से पेंचिस बह गया। अमातेरासु अब कई फ्लेवर्स में आने लगे। मेरे हिसाब से ब्लड, स्वेट एंड टीयर्स और फेक लव को BTS के सिग्नेचर फुल पैकेज सॉन्ग्स कह सकते हो। खूबसूरत प्रोडक्शन किया गया है दोनों गानों में। फिर इनके पुराने एल्बम्स के हर गानों से वो गाढ़ी मेलंखोली मूड का टपकना, सिर्फ सुन के तुम्हें एहसास होगा कि भाई लोगों की जिंदगी एनिमे की बैक स्टोरीज है। और वीडियो में भी वो काफी तगड़े तरीके से कैप्चर किया गया है। बेस्ट बात है कि दोनों गानों
गानों में रैप को काफी तवज्जो दी गई है। अब दूसरी भाषा में होने की वजह से लिरिक्स और स्ट्रक्चर पे मैं इतना नहीं घुस पाऊंगा, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज बेहतरीन था काफी। फिर इनके परफॉर्मेंस आर्ट का सबसे जरूरी एस्पेक्ट डांस के मामले में इन दोनों गानों के अलावा DNA, बॉय विद लव और सेव मी की परफॉर्मेंस भी मुझे काफी पसंद है। फेक लव के रूटीन की पूरी स्टार्टिंग ले लो, एक एक करके इनका निकलना और फिर यहाँ फुटस्टेप से हल्की सी मेलोडी पकड़ते, इतना स्मूथ था वो। पूरा जंगकुक का सेक्शन जिस भी आदमी ने सोचा है उसे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। बाद में भी ये वाला स्टेप पूरा ग्रुप करते हैं, वहां पे इतना तगड़ा सा था, कैसे एक्सप्लेन करूं। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि हर मूवमेंट के मोमेंटम से ही एक एक पोजेस का ट्रांजिशन हुआ है। मैंने ऑब्वियसली रिसर्च की तो पता चला कियोनी भैया ने कोरियोग्राफ किया है। ये भैया और इनकी बीवी क्रिएटिवली अलग स्तर पे, इनकी कोई भी रैंडम कोरियोग्राफी उठा के आंखों में झोंको, मंत्रमुग्ध हो जाओगे। पर्सनली मुझे इनकी लैच वाली कोरियोग्राफी काफी पसंद है। इन्हें तुमने जस्टिन बीबर के लव योरसेल्फ में भी देखा होगा। वीडियो में सिर्फ इनके होने से वो मेरा फेवरेट गाना हो गया था। बाकी बॉय विद लव की कोरियोग्राफी मेरी फेवरेट है, उसमें कोई हाईलाइट जैसा नहीं है, पूरी की पूरी परफॉर्मेंस खूबसूरत है। BTS की मेरी फेवरेट वीडियो सेव मी गाने की है। जिस तरह से इतनी क्लेवर ब्लॉकिंग करी गई है उसमें फील होता है कि जैसे इन लोग एक ही स्क्रीन में वॉप हो रहे हो, बहुत इंप्रेसिव था वो। फिर जो मूडी बारिश के पहले का वेदर जो कि इनकी लिरिक्स सेव मी बिफोर आई फॉल से सुंदर तरीके से बैठ रहा था। अब BTS के मेरे फेवरेट गाने की भी बात कर लेते हैं, अनटोल्ड ट्रुथ। यह अकेला वो गाना है जिसमें इनके सिंगर्स की स्किल्स उभर के आई है। वो मेलोडियस हमिंग मेरे दिमाग से जाती ही नहीं है। उम्दा कंपोज किया गया। कोरस में जिमिन की पहली लाइन सोनिकली इतनी प्लीजिंग लगती है। सिर्फ कोरियन भाषा में ऐसे अंगा वर्ण को इतना यूज किया जाता है और कॉन्सोनेंट की ताकत बढ़ाने के लिए सारे शब्द ऐसे लिए गए जिसमें न और गा का साउंड आ रहा हो। नैंगिंगाल इतना चौकस साउंड कर रहा है बोलने में, जिमिन की आवाज में तो और ही अलग लेवल। फिर इस गाने में बल्बासौर भी बोला गया है जो कि मेरा फेवरेट स्टार्टर पोकेमॉन है। बेस्ट गाना है। एज अ रैपर और लिरिसिस्ट जो कि मेरे हिसाब से असलियत में एक ही चीज होनी चाहिए, तो मेरा फेवरेट इस ग्रुप से बिना सोचे RM है। मुझे हल्का सा अंदाजा तो है कि इनके गानों में कोई लोर चल रहा है, उसमें उतना घुसा तो नहीं हूँ, पर पुराने एल्बम्स के वीडियो एक दूसरे से सिंबॉलिकली कनेक्टेड थे क्योंकि बार बार डेथ का मोटिव आ रहा था जिससे मुझे वीकेंड की याद आ गई थी। अब आगे बढ़ते हैं K-pop की बेस्ट रैपर लीजा के ग्रुप में। ऑब्वियसली मजाक था। अब ब्लैकपिंक को तुमने ना चाह के भी सुना ही होगा, इंटरनेट से तुम बच नहीं सकते। इनके कैची हुक्स हिट यू विद दैट टुरु टुरु टुरु। मैंने ये गानों को कभी नहीं सुना था, फिर भी इन हुक्स को मैं अच्छे से जानता हूँ। सही बताऊं, BTS से ज्यादा मैंने इनके साउंड को एंजॉय किया। वजह बस इतनी है कि ये अपने पूरे करियर में थीम को लेके काफी कंसिस्टेंट रहे हैं। इनका नाम ही ले लो, बैड एस ब्लैक और गर्ली पिंक। ग्रुप में भी दो लड़कियां प्योर एठनबाज लगती हैं और बची दो किरकिरी से जड़े माहौल में रहने वाली। इनके गानों में ओनोमैटोपोइया का रिकरिंग मोटिव भी इन्हें एक अलग सी आइडेंटिटी दे देता है। मैं इनके फैन से लीजा की रैपिंग की काफी तारीफें सुनता आ रहा था, लेकिन सोनिकली मुझे वो काफी अननेचुरल लगी। जैसे BTS में कभी कभी शुगा इतना वाहियात फ्लो मार देता है जस्ट यूनिकनेस के लिए, ये लड़की मोस्ट ऑफ द गानों में वैसे ही साउंड करती है। जेनी एज अ रैपर मुझे ज्यादा नेचुरल लगी। इस गाने के नाम की वजह से स्क्रिप्ट के फ्लो का सत्यानाश हो गया। इस गाने में जेनी के दोनों वर्स में वर्सेटैलिटी दिख गई थी। फिर ये लड़की गा भी लेती है तो उसका फायदा ऐसे मिलता ही है। मेरी फेवरेट लाइन, ऐसे लेट बैक होके एक ही लाइन में लगातार ई और छा के साउंड्स आते गए हैं। ये होती है राइमिंग की हिप्नोटिक पावर। हाँ, तुम्हें कैरी मिनाटी के यलगार के बाद रैप हिस्ट्री की क्रिंजेस्ट लाइन सुनाता हूँ। मेरे हिसाब से इन्हें कोरियन में ही रैप करना चाहिए। इंग्लिश आते ही इनकी एक्सप्रेसिवनेस जीरो हो जाती है। डायनामाइट के लिरिक्स से भी मुझे यही प्रॉब्लम थी। हैरानी से मैं BTS से ज्यादा ब्लैकपिंक में रैप को फोकस कर रहा हूँ। K-pop की पर्यायवाची ढूंढोगे तो एक्सप्लोसिव हुक सबसे ऊपर आएगा, और ब्लैकपिंक के हुक्स भाई साहब, किल दिस लव में जो हॉर्न्स बजना चालू होते तुरंत इनका अपील समझ आ गया था मुझे। सिंगिंग साइड में लीजा को छोड़ के ब्लैकपिंक काफी तगड़े। जीसू की क्यूट कह दो हल्की सी तुतली वोकल टेक्सचर, तुतली इन द सेंस यहाँ खराब नहीं है, उल्टा यूनिक है। फिर जेनी की वॉइस काफी स्टेबल है, वोकल में भर के बॉडी है, इसलिए रैपिंग में काफी सूट भी करी आती है। और फिर ये लड़की ऐसी इथेरियल साउंड करती है। इसका ब्रूनो मार्स के साथ वायरल हुआ गाना अच्छे, मैं कॉन्ट्रेरियन बनने की देखो पूरी कोशिश कर देता हूँ, चाहे चुपके से गिल्टी प्लेजर में सब कंज्यूम कर रहा हूँ, लेकिन ये वो वायरल हुआ गाना है जो मुझे काफी पसंद है। प्रोडक्शन से लेकर राइटिंग से लेकर बबली वीडियो तक कूट कूट के स्टाइल बरस रहा है, और इन सब के बीच इस लड़की का वोकल टेक्सचर काफी स्टैंड आउट किया था। ब्लैकपिंक के मुझे अपने फेवरेट सॉन्ग्स बताने होंगे तो विसल और स्टे का मिनिमलिस्टिक प्रोडक्शन मुझे काफी अच्छा लगा, खासकर स्टे, क्योंकि वो इनके बाकी गानों से काफी मेलोडियस और डिफरेंट था, और ये भी वजह है कि उसमें लीजा ने कम गाया है। बहुत बेइज्जती हो गई, अब मैं लीजा की तारीफ करने जा रहा हूँ। स्टे के वर्स में उसने वो अपनी फेक वाली आवाज को यूज नहीं किया है, तो वो मुझे काफी प्यारा लगा, जबकि इसने अंग्रेजी शब्द भी यूज किए, लेकिन नेचुरल आवाज में वो भी क्रिंज नहीं लगे। इसके अलावा विसल में भी इसकी रैप परफॉर्मेंस काफी अच्छी लगी मुझे, इसलिए ये दोनों गाने कह दो मेरे फेवरेट है। असली भोकाल इसका लेकिन डांस में, और बेस्ट एग्जांपल इस स्किल को दिखाने का हाउ यू लाइक दैट मेरी फेवरेट रूटीन है इनकी। ऐसी टाइट कोरियोग्राफी की गई है, मैं काफी बार वो वीडियो देख चुका हूँ। लुक एट यू नाउ लुक एट मी वाला सेक्शन ले लो, और पूरे हुक के मेटिकुलसली कंट्रोल एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स, खासकर इस हार्ड हिटिंग स्नेयर में हाथों का बूम करना।
जो कि सबसे पावरफुल लीजा और रोजे के में ही दिख रहा था। अब यहीं पे मैं तारीफ खत्म कर सकता था, लेकिन फिर मुझे हुआ आओ लीजा का मनी भी सुन दिया जाए। क्या बोलूं, धाकड़ गाना था। ब्लैकपिंक के पूरे डिस्कोग्राफी में मेरे हिसाब से ये कह दो सबसे फन गाना है। प्रोडक्शन इतना पंची है पूरे गाने में, एनर्जी घटी नहीं रही है। इसे बजा के अपने दांत कस के किसी को मारने जा सकता हूं मैं। बढ़िया बात है कि लिरिक्स पूरी इंग्लिश में है, तो यहाँ हम लोग उसे भी एनालाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली लिरिक्स क्रिंज है, राइमिंग स्ट्रक्चर या कोई भी एडवांस टेक्निक का नामो निशान नहीं है। फ्लो भी तुम कह दो कि वही इस लड़की की फेक बनी आवाज ही है, लेकिन मैं देखो अब इस गाने को डिफेंड करने जा रहा। जब कोई सभ्य अच्छा गाना होता है तो उसमें क्रिंज एलिमेंट्स को घुसेड़ने से गाने में वो साइनस के दर्द की तरह चेहरे को जकड़े रहता है। लेकिन अब उसी क्रिंज को उठा के अलग रख दो और उसमें और लेयर्स भर दो, तो वो पूरा क्रिंज ही उसकी आइडेंटिटी हो जाती है, जो कि फन में बदल जाती है। साथ में इस लड़की का भयानक कॉन्फिडेंस जोड़ दो उसमें। पूरे गाने का थीम दो कौड़ी है, सरफेस लेवल का भी सरफेस लेवल रख दो, लेकिन वही इस गाने का फन है। Choking when about the things like dollars dropping on my ass tonight। इतनी फनी शिट थी वो। तुम सेम ब्रह्मास्त्र मूवी को ले लो, बच्चों को जेन्युइन सुपर हीरो मूवी लगती है वो, एलिट्स को दो कौड़ी की लगती है। मेरे लिए काफी फन मूवी थी वो। मुझे पूरी फिल्म में ऑनेस्ट क्रिएटिविटी दिखी और क्रिटिक्स को सुन के डायरेक्टर ने कहा है कि सेकंड मूवी में चेंज करेंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके सेकंड पार्ट में कूड़ा करके कल की जैसी फिल्म बना दे। मैं चाहता कि राइटर्स और डायरेक्टर अपने असली विजन की तरफ ही जाए। मैं एंजॉय कर रहा था और मैं लोगों को समझा भी नहीं पाता कि क्यों ब्रह्मास्त्र का पहला पार्ट बढ़िया है। वही चीज यहाँ मनी गाने में भी हो रहा है। ये वो चीज नहीं है कि इट्स सो बैड इट्स गुड, कह दो उसी कैटेगरी में ही है, लेकिन मैं इसे बैड नहीं कह सकता क्योंकि इंटेंशनली लग रहा है सब कुछ। जैसे आई डोंट नीड अ बॉय आई नीड अ मैन में इन लोग कूल बनने की कोशिश कर रहे थे, जो कि उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं लग रहा था। यहाँ इस गाने में ये जो कैरेक्टर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है वो साफ दिख रहा है और सेंस भी बन रहा है। इस गाने को सुनकर मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज बन रही है कि अगर हार्ली क्विन रैप करेगी तो कैसा गाना बनेगा। और तो और तुम्हें इतनी धाकड़ नाचती हुई हार्ली क्विन मिल रही है। वो छठते पैसे वाले सेक्शन का गेस्चर, चेक दैट मनी मेकिंग बैंक वाला स्टेप मेरा फेवरेट है। बाकी मुझे नहीं पता, लेकिन मनी और लीजा को एक साथ देख के मुझे मोनालिसा की याद आ गई। अगर कोई फैन है तो बताना क्या ये इंटेंशनली था। इसके बाद मैंने रॉकस्टार भी सुना और वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है लीजा का। उसके एंड सेक्शन के बीट ने पूरा एक्यूपंक्चर कर दिया मेरे दिमाग को। तो हाँ, ब्लैक पिंक के सेक्शन के साथ मेरा कैरेक्टर आर्क भी कंप्लीट हुआ। इस ग्रुप में लीजा मेरी फेवरेट है। अब बढ़ते हैं आगे इस वीडियो के लास्ट ग्रुप में और बढ़िया सा पैटर्न भी बन रहा है। पहले हम गर्ली बॉयज में थे, फिर बैड एस गर्ल्स में, अब प्योर गर्ली गर्ल्स ट्वाइस में आ चुके हैं। 4 मेंबर 7 मेंबर से मन नहीं भरा, 9 लड़कियों को एक ही ग्रुप में रख दिया। मुझे अब समझ आ रहा है कि इतने सारे लोगों को एक साथ रखने के फायदे, बहुत सारे डिफरेंट सोनिक टेक्सचर्स मिल जाते काम करने को। और ट्वाइस के गानों का मेन फन कह दो ये कंट्रोल्ड केओस है। हर गाने में भर के प्री कोरस ब्रिज सब होगा। सॉन्ग स्ट्रक्चर के हर एक एलिमेंट को हर एक गाने में यूज करते हैं, क्योंकि भाई 9 लड़कियों को अलग से सेक्शन देना है गाने में। रही बात इनके नाम की, तो ये ग्रुप मेरे लिए नाइटमेयर है। कोरियन भाषा में 2 कॉन्सोनेंट के बीच एक वोवल रखने में इनकी जैसे लेड़ सूख जाती हो। एटलीस्ट 2 तो होता ही है, वरना वो आदमी के नाम हुए बंग बंग ओसस भी कौन से डरिया है। चिंता ना करो, इन लड़कियों के नाम मैं नहीं बुलाने वाला। हिंदी बोलने में ही मेरे दिमाग के इतने सेल्स यूज हो जाते हैं। कोरियंस को भी अपने संयुक्त व्यंजन इंट्रोड्यूस करने थे, वाह वाह और वाह। ये तीनों पता अलग वर्ण है। मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं टेकन में हुआरंग मेन हूँ और इसे हाओरंग बुलाते काफी लोगों के पिछवाड़े में मैंने अपनी किलियां भोगी थी। ट्वाइस के गानों में एन्चांटेड वाइब्रेंट वर्ल्ड की जो फीलिंग मिलती है, सिर्फ एक ही रेफरेंस यहाँ मैं बोल सकता हूँ, बार्बी। एज अ मेल ऑब्वियसली मैं बार्बी का फैन हूँ। रपुंजल की कोई भी स्टोरी मुझे दिखा दो, सब मेरी फेवरेट है। टैंगल्ड मेरी फेवरेट रोमांस मूवी है। फिर मैंने वो एक राजा की 12 बच्चियों को अंडरग्राउंड डंजन में जाके जूते घिसने तक नाचते देखा है। ट्वाइस के कुछ गानों में उसी मूवी के लक्षण दिखते हैं। और फिर वो वाली मूवी तो देखो हर एक लौंडे ने देखी होगी, जिसमें एक अमीर और एक गरीब लड़कियां आपस में एक दिन के लिए जगह बदल लेती है। नहीं देखा तो लानत है तुम पर। इनके वर्ड इज लव गाने की वीडियो जिस भी आदमी ने सोचा है उसके हाथों को संगमरमर से काट देना चाहिए। मेरी 2 फेवरेट फिल्म्स के रेफरेंस है उसमें। टेरेंटिनो भैया के पल्प फिक्शन का आइकॉनिक डांस सीन्स मेरा दिल जीत लिया इन्होंने। और वीडियो का जो मेन आइडिया था कि एक कमरे में बैठ के इन लोग चैनल बदल के अलग अलग मूवीज लगा रहे हैं, वो ओल्ड बॉय के रूम वाले सेक्शन से उठाया गया। कितना क्रिएटिवली यूज किया गया, मजेदार, बेस्ट वीडियो। इसके अलावा ट्वाइस ने मेरे चैनल के थीम पे भी गाना बनाया हुआ है। उससे पहले इस गाने का नाम किस हरामखोर ने रखा है? टीटी। किसी से जाके बोलो ट्वाइस का टीटी देखा है तुमने? सॉरी वीडियो में आता है। टी का देखो असलियत में मतलब है कि क्राइंग फेस। कैसे? टी के ऊपर वाली लाइन को अपने ह्यूमर के हिसाब से बंदियां खुली आंखें मान लो और वर्टिकल लाइन को आंसू, तो हो गया क्राइंग फेस। इसके अलावा वीडियो के हेलोवीन थीम के हिसाब से टी और टी का फुल फॉर्म ट्रिक और ट्रीट भी हो गया। और तीसरी मीनिंग और मेरा हंसना तुम अभी भी नहीं समझ पाए हो तो जल्दी जल्दी इस गाने का नाम बुलाने लगो। इस गाने में जो ये 2 लड़कियां मस्त हल्का सा 2 स्टेप करके जाती है, इतना कैची सा लगता है। वीडियो के थीम्स के मामले में ट्वाइस सबसे टॉप पे आएंगी। इनके सारे वीडियोस ऐसी हाइपर प्रोडक्शन वाली लगती है कि MCU भी शर्मा जाए। इस बजट में कोई ऐसी वाइब्रेंट वर्ल्ड के साथ मूवी बना दे, आई एम ऑल इन। मैंने अपने एक और K-pop नॉर्मी दोस्त को इनका टीटी गाना दिखाया था, तो न जाने क्यों उस लड़की को देख के उसे सलमान खान की लकी फिल्म याद आ गई कि उसकी एक्ट्रेस भी सेम एक गाने में ऐसे ही लुक्स दे रही थी। असलियत में उसे प्यूपल्स के रंग से याद आई होगी, तो लगे नेत्र हम लोगों ने लकी लिप्स वाला गाना भी लगा दिया। अब तुम में से कितनों को उस गाने के डांस स्टेप्स याद है? क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा बोल्ड स्टेप बॉलीवुड में देखूंगा।
जिसको समझ आया आया, मैं कुछ नहीं बोलने वाला। रिस्ट्रिक्ट होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। इनके गानों में ऐसा कुछ मुझे सोर थम नहीं लगा। म्यूजिक के मामले में मेरा फेवरेट लेट्स डांस द नाइट अवे वाला गाना है, क्योंकि उसके हुक में मैं सच में नाच सकता हूँ। डांस की कोरियोग्राफी के मामले में फैंसी यू मेरा फेवरेट है। तुम लोगों ने ध्यान दिया कि फैंसी यू और सोलो के हुक में सेम स्टेप्स यूज किए गए, फिर पता चला कि सेम डांसर्स ने रूटीन क्रिएट किया है, तो अंडरस्टैंडेबल। सिंगिंग के मामले में मेरा फेवरेट आई कांट स्टॉप मी है। मैंने नोटिस किया है कि ये दो लड़कियों को ही गाने का सबसे हार्डेस्ट सेक्शन मिलता है, और इस लड़की के वोकल्स काफी तगड़े भी है। ज्यादा कुछ बोलने को है नहीं मेरे पास इनको लेके। रैप नॉन एग्जिस्टेंट है, बाकी गाने सारे कैची है। मैं यहाँ 9 लड़कियों से ऑलरेडी कंफ्यूज था, और फिर इस वीडियो में इनके डॉपलगैंगर्स को भी रख के गिनती 18 पहुंचा दी। थैंक्स। तुम लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं, पर मैं इंटेंशनली खूबसूरती की बात नहीं कर रहा। 2D लड़कियां होती या फिर ये लोग कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे होते तो मैं सिंपिंग मोड चालू कर देता। K-pop टॉपिक को छेड़ने के बाद मैं इस जगह नहीं घुसना चाहता। सिंपिंग अपने प्राइवेट ग्रुप तक ही सीमित रहने देते हैं। कभी कभी जूही चावला और एन हैथवे जैसी एक्ट्रेस भी आ जाती है, जिनकी फैन बॉइंग करते हुए मैं अलग से पूरी वीडियो बना सकता हूँ। ज़्यादा लोगों ने डिमांड करी तो ज़रूर आ जाएगी, लेकिन इस वीडियो में एक बार अपनी ऑनेस्ट बायस सामने रख ही देता हूँ। करना नहीं चाहता, पर इस ग्रुप की मेरी फेवरेट ये लड़की है। नाम पढ़ने की चलो कोशिश कर देता हूँ, चोंगयान। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, बस एक शब्द बोल के निकल दे रहा, बॉयकट। तो यह इस पूरे हफ्ते K-pop को सुनने के बाद मैं ये तो नहीं कह सकता कि फैन हो गया। ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे उतना कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन एक नूब की POV इंटरेस्टिंग हो सकती है, इसलिए वीडियो बनाने का सोचा था। तुम लोग अपनी टिप्पणी देना चाहते हो तो टिप्पणी सेक्शन में मुहावरे लुकोक्तियां फेंक सकते हो। बाकी इन बैंड के फैंस को अलग अलग नाम दिया जाता है, तो मैंने सोचा कि मुझे सपोर्ट करने वालों का भी कुछ नाम सोच दिया जाए। तो ऐश की जनता का नाम ऐशलील कैसा रहेगा? कोई दूसरा बढ़िया नाम तुम लोगों को जब तक नहीं आ रहा है, तब तक तुम लोग ऑफिशियली ऐश की अश्लीलतापूर्ण वीडियो को देखने वाले ऐशलील्स हो। जो लोग हार्डकोर K-pop फैंस हैं और वो इस वीडियो के जरिए मेरे चैनल में आए हैं, और अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी भी लगी, तो ऐसे और कंटेंट के लिए तुम बिल्कुल सही जगह नहीं आए हो। तुम्हें जिंदगी का और समय बर्बाद करना है, तभी वो सब्सक्राइब बटन को दबाना, और ट्रस्ट मी, मुझसे बढ़िया समय बर्बाद और कोई नहीं कर सकता तुम्हारा। बाकी अब मैं चला, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक तुम लोग अपने पैर की उंगलियों को जोड़ के अपने चाहने वालों को दिल भेजो। बाय बाय।